अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोबारा डायनेमिक एनालाइज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको 19 मिनट्स का एक वीडियो बना कर दिया डायनेमिक एनालाइज पर। स्टैटिक एनालाइज पर भी हमने बात किया और मालवेयर एनालाइज जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट था उस पर भी हमने बात किया। ये कंप्लीट कोर्स है जो चल रहा है मालवेयर एनालाइज का। मालवेयर एनालाइज कोई आसान चीज़ नहीं होता, ये बहुत ही डीप टॉपिक होता है और बहुत ही बड़ा जो है कंसेप्ट होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप हैकिंग के फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं या किसी भी टाइप का हैकर बनना चाहते हैं या एक कंप्यूटर प्रोफेशनल सिक्योरिटी रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो आपको मालवेयर एनालाइज का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत लाजमी है। हैकर्स आपके सिस्टम पर डिफरेंट टाइप के अटैक करते हैं और डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स आप विजिट करते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, EXE फाइल एग्जीक्यूट करते हो, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आपको कितना नुकसान दे रही हैं और कितना फ़ायदा दे रही हैं। एक आम शख्स के नॉलेज में ये सब नहीं होता। तो डीप से डीप कंसेप्ट मैं आपको डेली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ गए तो आपको कोई भी अटैक नहीं कर सकता। आपका सिस्टम जो है और आपका एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा सेफ़ रह सकता है। तो आप हमारे वीडियोस को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये भी मैं बंद कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें आज ज़रूरत पड़ेगी नूरबीन की। नूरबीन एक मालवेयर एनालाइज आप कह सकते हो पाइथन का स्क्रिप्ट है जिसको मालवेयर एनालाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मालवेयर एनालाइजिंग के लिए हद से ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में बता भी रहा हूँ इस कोर्स में। और हमें ज़रूरत पड़ेगी पाइथन की इसीलिए क्योंकि इसको हम तब चला पाएंगे जब हमारे पास पाइथन होगा। पाइथन आप डाउनलोड कर सकते हो पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है जी। और हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा CFF एक्सप्लोर। ये इसका जो सेटअप होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको हम क्यों इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपने अब तक तो ये देखा होगा कि जो वायरस होते हैं वो ज़्यादातर आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वायरस डिफरेंट फाइल से अटैच भी होते हैं। जैसे आपके DLL फाइल होते हैं। DLL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। आपने देखा होगा विंडोज़ में जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और अगर आप उसके इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाते हो तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के DLL फाइल भी मौजूद होते हैं। DLL फाइल दरअसल उस सॉफ्टवेयर को मदद करते हैं आपके विंडोज़ में चलाने के लिए, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जब होता है अगर उसमें DLL फाइल नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से रन नहीं हो पाएगा और उसके अंदर जितने भी API फंक्शंस इस्तेमाल होंगे, जैसे क्रिएट फाइल, ओपन फाइल, मूव फाइल, डिलीट फाइल, ये जितने भी फंक्शन एक सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होते हैं वो DLL की मदद से होते हैं। आप जब भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो तो DLL की ज़रूरत आपको पड़ती है उस फंक्शंस को कॉल करने के लिए। उस सॉफ्टवेयर को सिस्टम को समझाने के लिए DLL की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो DLL के साथ आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होते हैं। DLL का हैकर यूज़ क्यों करते हैं? वाई अटैकर्स यूज़ DLLs? अटैकर्स DLL का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा ये जो मैंने लिखा है इसको मैं आपको बेहतर तौर पर समझाना चाहता था कि अटैकर DLL फाइल की मदद क्यों लेते हैं। वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल की मदद क्यों नहीं लेते जो आमतौर पर आप रेट वगैरह सब बनाते हो। वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को भी DLL से लिंक किया जा सकता है। अगर आपने किसी फाइल को DLL से लिंक कर दिया तो उसका जो डिटेक्शन रेशो है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। Why attacker use DLLs? You will often see malware authors distributing their malicious code as DLL. आपने अक्सर देखा होगा कि जो ऑथर्स होते हैं वो अपने कोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज DLL। ये अगर आप ऐसा कोई रिसर्चर्स हैं तो आपको इस बात का अच्छी तरीके से पता होगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक कोर्स है एंटीवायरस एवेजन, उस कोर्स में मैंने डिफरेंट टाइप के एंटीवायरसेस को बाईपास करके दिखाया था और हर चीज़ का एक प्रॉपर नॉलेज मैंने दिया था। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सब प्रैक्टिकल बेस हैं। अगर आप इस फील्ड में जंप करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, रियल मटेरियल सीखना चाहते हो, तो आप इन कोर्सेज को लें और इनमें हद से ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं।
द फॉलोइंग लिस्ट आउटलाइंस कम सम ऑफ रीज़न वाई अटैकर्स इम्प्लीमेंट देयर मलिशियस कोड एज DLL। इस यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं। आ DLL कैन नॉट बी एग्जीक्यूट बाय डबल क्लिकिंग। जो DLL फाइल होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर आपने गौर किया होगा, जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसमें DLL फाइल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम इसके फोल्डर में चले जाते हैं जहाँ पर ये इंस्टॉल है, तो इसके अंदर अगर DLL फाइल होंगे, देखें यहाँ पर DLL फाइल का इस्तेमाल हो रहा है, देखें DLL फाइल, DLL फाइल, DLL फाइल, ये लगभग हर टाइप के सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है। अगर जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ओपन भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ लिखा गया है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, DLL नीड्स अ होस्ट प्रोसेस टू रन। DLL जो फाइल होते हैं उनको ज़रूरत होती है एक होस्ट की जो उसको रन कर पाए। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द मलिशियस कोड एज DLL, a malware author can load his and her DLL into any process। DLL को वो अटैकर किसी भी प्रोसेस के साथ अटैच कर सकता है, ठीक है, क्योंकि DLL डबल क्लिकिंग पर वो ओपन नहीं होता और वो जो है कोई फंक्शन नहीं करता। जब आप DLL को ओपन करते हो तो वो कुछ भी नहीं होता उससे। तो उसका जो malware author होता है वो उसको लोड करने के लिए किसी प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, including a legitimate process such as explorer.exe, login.exe। ये दोनों एक आम चीज़ें होती हैं। एक्सप्लोर ये आपका पूरा सिस्टम होता है जो अभी चल रहा है। अगर मैं एंड प्रोसेस में जाकर एक्सप्लोर को एंड सेशन कर दूं तो ये जो है एक्सप्लोर मेरा रीस्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लोर पर चल रहा है। और विन लॉगिन क्या होता है, जब आप विंडोज़ में लॉगिन करते हो अपना पासवर्ड वगैरह, ये दोनों फाइल हर विंडोज़ में मौजूद होते हैं। आपके विंडोज़ 7 से लेकर आपके विंडोज़ 10 तक ये मौजूद होते हैं, एंड सो ऑन। तो DLL को ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है उस मलेशियस एप्लीकेशन को लोड करवाने के लिए। तो इन DLL को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस की मदद लिया जाता है जो विंडोज़ में ऑलरेडी चल रहे होते हैं। आपका प्रोसेस explorer.exe और winlog.exe एंड सो ऑन, जो बाकी सब हैं। This technique gives the attacker the capability to hide a malware action। ये जो टेक्निक है ये दरअसल अटैकर को ये कैपेबिलिटी देता है कि वो अपने मालवेयर को, उसके एक्शन को, जो एक एक्शन होता है मालवेयर का, एक वायरस का जो एक्शन होता है सिस्टम के अंदर, उसको हाइड कर देता है, ठीक है, जो एंटीवायरस के लिए भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो DLL के ज़रिए लोड हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल द मलेशियस एक्टिविटी परफॉर्म बाय द मालवेयर, और बाकी सारे जितने भी एक्टिविटी जो मालवेयर परफॉर्म करता है एक सिस्टम में, क्योंकि हम सब जानते हैं रैंसमवेयर वगैरह वगैरह वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, ओरिजिनेट फ्रॉम द होस्ट प्रोसेस, वो रिएक्ट अलग तरीके से करने लग जाता है। इंजेक्टिंग DLL इनटू एनी एंड ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस, आप रनिंग प्रोसेस के अंदर DLL को इंजेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया explorer.exe और ये वगैरह जो चल रहे होते हैं विंडोज़ में ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपका विंडोज़ प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देता है तो सारे फाइल्स को विंडोज़ ऑलरेडी लोड कर देता है और आपके टास्क मैनेजर में ये सारी चीज़ें रनिंग पर चल रही होती हैं, उनके साथ इसको आप इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रनिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स द अटैकर विद द कैपेबिलिटी टू प्रेसिडेंट ऑन द सिस्टम। और इसमें एक ख़ास चीज़ होती है, अटैकर इस चीज़ का इस्तेमाल इसलिए करता है कि वो मलेशियस एक्टिविटी को हाइड कर देता है, वो अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह रिएक्ट करता है सिस्टम के अंदर। और वो क्या करता है कि इसको प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट वो चीज़ होती है कि अगर सिस्टम रीस्टार्ट हो, अगर जो जितनी भी सारी चेंजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि explorer.exe तो कभी बदल नहीं सकता, तो वो जितनी बार लोड होगा आपका वायरस उतनी बार उसको लोड करता जाएगा। जैसे ही विंडोज सिस्टम लॉगिन होता है explorer.exe लोड हो जाता है, जब वो DLL इसके साथ इंजेक्ट है तो वो DLL भी लोड हो जाएगा, DLL के साथ वायरस भी लोड हो जाएगा, तो ये कनेक्शन को प्रेसिडेंट बना देता है, ठीक है जी। और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो। अगर आपको इंग्लिश आता है तो मैंने सिर्फ इतना आपको समझा दिया ताकि आपको बेहतर तौर पर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा जो DLL फाइल है वो वायरस है कि नहीं है। अब DLL डिफरेंट टाइप के APIs को इस्तेमाल करता है। APIs उन फंक्शंस को कॉल करते हैं जो विंडोज़ में उसको मदद करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि अभी मैंने आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर दिखाया था जिसे CFF एक्सप्लोर कहते हैं। ये मालवेयर एनालाइज के लिए एक इस्तेमाल होता है। ये दरअसल मदद करता है ये DLL को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो DLL होते हैं उनको बेहतर तौर पर समझने के लिए और उनको देखने के लिए कि वो कौन कौन से APIs को इस्तेमाल कर रहे हैं
अभी मेरे पास तो वायरस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई सा भी EXE को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये EXE है। अब जाहिर सी बात है हर एक EXE फाइल वो डिफरेंट टाइप के DLL इस्तेमाल कर रहा है। तो जैसे ये लीगल एक एग्जा एडिटर है, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब इसके इंपोर्ट डायरेक्टरी में जाऊँगा तो देखें जो भी ये DLL इस्तेमाल कर रहा है ये वाला फाइल, उसके सारे DLL यहाँ पर आ चुके हैं। अब आमतौर पर kernel.dll को हम क्लिक करते हैं तो kernel.dll में जो APIs इस्तेमाल हो रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के, वो क्या क्या हैं? स्लीप, विजुअल फ्री, हेड फ्री, यहाँ पर जितने भी DLL कर्नल इस्तेमाल कर रहा है वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। ये सारे के सारे APIs होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को मदद करते हैं विंडोज़ में बेहतर तौर पर परफॉर्म करने के लिए। अब APIs क्या होते हैं? वो ये होते हैं, फाइल आपका API है, ओपन आपका API है, एग्जिट आपका API है। ये DLL के थ्रू यानी विंडोज़ को समझाते हैं कि एग्जिट होने पर एप्लीकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, ओपन करने पर कोई न्यू फाइल ओपन होना चाहिए। ये APIs होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग कोर्स में प्रैक्टिकली मैंने ये सारी चीज़ें करके समझाई थी आपको कि API किस लिए इस्तेमाल होते हैं, APIs को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का कोर्स खरीदें, वो बहुत सिमिलर है मालवेयर एनालाइज से। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप के APIs इस्तेमाल हो रहे हैं, इस डीबग, प्रेजेंट, ओपन प्रोसेस, ओपन फाइल मैपिंग। ये APIs हैं जो ये समझाने की आप कोशिश करते हैं और बेहतर तौर पर समझाने की, जो kernel.dll में होते हैं। kernel32.dll ये लगभग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में ये मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर भी इम्पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है और कर्नल का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ देखें क्लोज, क्रिएट डायरेक्टरी, ये फाइल क्रिएट। ये फाइल क्रिएट क्या करता है कि फ़ाइल को ओपन करता है, क्रिएट करता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फाइल वगैरह को क्रिएट करते हैं। आपका नोटपैड होता है, तो ये APIs इसीलिए इस्तेमाल होते हैं, ओपन, क्रिएट, रिमूव, डिलीट, इसी तरीके से। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब उसका DLL हमारे पास होगा तो उसके DLL फाइल से हम ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसको पता लगा सकते हैं कि ये DLL फाइल किस API को इस्तेमाल कर रहा है और क्यों इस्तेमाल कर रहा है। खैर मैं तो जानता हूँ कि ये VLC है और VLC में अगर ये API इस्तेमाल होते हैं तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि VLC में ये API किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मलिशियस एक्टिविटी जो वो करेगा तो उसके DLL फाइल से इस बात का पता लगाया जा सकता है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर ये क्यों इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। और एग्जा एडिटर ये सारी चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि एग्जा एडिटर में बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, इसीलिए वो इन APIs को इस्तेमाल कर रहा है। kernel.d आमतौर पर kernel32.dll फाइल में ये सारी चीज़ें हमको शो होती है। ये एक छोटा सा जो है आप कह सकते हो एक ट्रिक मैंने आपको समझा दिया। बाकी इनके बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। अभी तो फिलहाल एक्सपोर्ट नहीं है, इसमें सिर्फ इंपोर्ट डायरेक्टरी आ रहा है। किसी में एक्सपोर्ट भी आ सकता है, तो इस बात का पता लगाया जा सकता है। बाकी नूरबीन की अगर हम बात करें, नूरबीन दरअसल इस्तेमाल इसीलिए होता है कि ये एक पाइथन का स्क्रिप्ट है। इसकी मदद से जो प्रोसेस आपने कल जो पिछले वीडियो में मैंने इस्तेमाल किया था, प्रोसेस मॉनिटर, एक छोटे सॉफ्टवेयर का, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही अच्छा सा छोटा सा टूल है। ये दरअसल मदद करता है आपको उन सारे रनिंग प्रोसेस एप्लीकेशन को एक साथ इकट्ठा करके एक फ़ाइल में उनके इन्फॉर्मेशन आपको देता है। क्योंकि सारे रनिंग प्रोसेस को वो जो टूल था वो सारे के सारे रनिंग प्रोसेस को दिखा रहा था। प्रोसेस हैकर सारे के सारे रनिंग प्रोसेस को शो नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रोसेस मॉनिटर सारे के सारे रनिंग प्रोसेस को शो करता है। तो नूरबीन क्या करता है कि सारे के सारे रनिंग प्रोसेस को एक साथ एक टेक्स्ट फाइल में सेव करता है, जिसको अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि आमतौर पर अगर आप उस टूल को चलाओगे तो वो स्टक होना स्टार्ट हो जाएगा और वो हैंग कर देगा, उसको चलाना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि इसके लिए आपको पाइथन इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये पाइथन पर चलता है। और उसके बाद CMD को आप ओपन कर लेंगे पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद, और आप सिंपली क्या करेंगे कि इसको चलाएंगे। यहाँ पर पाइथन आप लिखेंगे और जो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आप इस को सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, python nurbin.py आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। लेकिन वो जो प्रोसेस मॉनिटर था उसका भी जो EXE फाइल है वो इस फोल्डर में मौजूद होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ये मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आप इसको इंटर कर देंगे। अब इंटर करने के बाद ये क्या करेगा कि एक फ़ाइल बना देगा। ठीक है, लेकिन पाइथन मॉड्यूल डू नॉट इंटरनेट फंक्शनलिटी इज़ डिसेबल, यहाँ पर डिसेबल दिस लाइक इज़ नॉट रनिंग विद पाइथन 3। मेरे पास जो पाइथन है वो पाइथन 2 है, मुझे पाइथन 3 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मुझे पाइथन को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो दोस्तों नूरबीन को चलाने के लिए आपको सिंपली पाइथन इंस्टॉल करना होगा और उसको रन करना होगा। मेरे पास पाइथन का थोड़ा मसला है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको सिंपली पाइथन चलाने के बाद इसको पाइथन nurbean.py करके इसको रन करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास पाइथन पाथ का थोड़ा मसला आ रहा है जिसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपली जो है ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और आपके इसी फोल्डर में एक टेक्स्ट फाइल बना देगा जहाँ पर सारे के सारे रनिंग प्रोसेस के पूरा लिस्ट होगा जिनको आप रीड कर सकते हो और अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो, जो आमतौर पर आपके टास्क मैनेजर और बाकी टूल्स वगैरह में शो नहीं होते। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।